तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब देखिए मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि इस टॉपिक पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बोर्ड में आया है और आपको 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन तो ईजिली मिलेंगे इस टॉपिक पर, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और देखिए ये जो टॉपिक है ना ये हमारी कॉमन लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो कम टू द पॉइंट। तो सबसे पहले हमें ये समझना है सीवेज क्या होता है। तो सीवेज मीन्स द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज आल्सो कॉल्ड सीवेज। क्या मतलब म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए हमारे घरों से जो गंदा पानी निकल रहा है, देखिए हमारे बाथरूम से जो पानी निकल रहा है, हमारे जो वॉशरूम से पानी निकल रहा है। अब आप सोचिए बाथरूम से जो पानी निकलेगा वो कितना गंदा होगा। हम सब नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, और वॉशरूम से जो निकलेगा उसमें क्या क्या मैटर होगा, ठीक है, बताना पड़ेगा क्या? समझ गए ना? सारा ह्यूमन वेस्ट उसके अंदर जा रहा है। गुड मॉर्निंग इंडिया वाला, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ये वेस्ट वाटर है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, सो दैट इज नोन एज द सीवेज। अब सोचिए पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉट्स ऑफ डिजीज। उनको बहुत सारे प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ पैथोजन इन देयर वेस्ट। तो अगर हम इसको डायरेक्टली अपने रिवर में डाल दें या वाटर बॉडी में डाल दें तो बताइए क्या हमारी वाटर बॉडी पवित्र रहेंगी? हम कहते हैं गंगा इज द होली रिवर, गंगा इज अवर माता, लेकिन कुछ जगह पर ये कहा गया है कि गंगा का पानी नहाने तो क्या, पीने तो क्या, नहाने लायक भी नहीं रहा है। पूरा ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, ठीक है। और गंगा और यमुना ये पूरी वर्ल्ड की सबसे गंदी नदियों में आ चुकी हैं, और इनको साफ करने के लिए सरकार ने स्टार्ट किया है गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, राइट। और देखिए फिर भी जो कुछ तो किया जा रहा है। तो ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, जो सीवेज है, जब हमारे घरों से निकलता है तो वो सीवर से होता हुआ रिवर में जाने से पहले, वाटर बॉडी में जाने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है, उसको साफ किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को हम शॉर्ट में कहते हैं STP, राइट। तो देखिए जैसे आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हिंडन का ही डायग्राम है, ठीक है। मेरे घर के पास ही हिंडन, तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ वहाँ। तो ये जो सीवेज होता है इसमें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं, वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा देखो ये तो हो गई बात इजी। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरी समझ में नहीं आता है कई बार, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ खुद ही भूल जाता हूँ मैं, लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप नहीं भूलेंगे, राइट। क्या आप नहीं भूलेंगे? तो देखिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसमें 2 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 2 स्टेप। फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकंड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम समझते हैं। तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, कि इसमें पार्टिकल्स का फिजिकल रिमूवल होता है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं कैसे होता है। देखो बेटा इसमें ऐसे होता है कि इसमें 2 स्टेप हैं, एक है फिल्ट्रेशन और एक है सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। तो ध्यान से समझो। अनुज समझ रहे हो ना? हर्ष राणा, शैली ध्यान दो इधर। शैली बहुत इधर उधर देख रही है। तो बेटा इसमें क्या है, फिल्ट्रेशन में क्या है? देखिए जैसे आजकल हम तो इंडिया वाले हैं कुछ ज़्यादा ही, हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा लोग अपने घर की जो नालियाँ होती हैं उनके अंदर पॉलीथीन, कागज़, पत्थर, ईंट, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। अब सोचिए यही पानी बहता हुआ कहाँ अगर हम नदियों में चला गया तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होगा कि पानी जो है पहले उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाएगा, एक जाल लगा दिया जाता है। तो जाल लगाने से क्या होता है कि जो ये पॉलीथीन है, आपका न्यूज़पेपर है,
कागज है, धागे हैं, रस्सी है, वो सब रुक जाते हैं, वो आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसको क्या कहा गया? फिल्ट्रेशन। आपने छान लिया मोटा मोटा जो कूड़ा था, राइट। सो दिस इज नोन एज द फिल्ट्रेशन। दूसरा क्या है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन आप सब केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं, यू नो बेटर। सेडिमेंटेशन का मतलब कि देखिए जो पत्थर होते हैं, जैसे रोड़ी, पेबल्स कहते हैं हम इंग्लिश में, कि रोड़ी, बजरी वगैरह, तो जो मोटा मोटा या रेत वगैरह है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, अगर हम पानी को थोड़ा स्टैग्नेंट वाटर कर देंगे, स्थिर कर देंगे, तो उसमें जो पत्थर वगैरह हैं, कंकड़ी, बजरी वगैरह, पेबल्स हैं, सॉलिड हैं, वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। कहाँ बैठ जाएंगे? नीचे। तो देखिए हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया? पहला फिल्ट्रेशन, जाल लगा दिया। दूसरा क्या कर दिया? सेडिमेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन से काफ़ी कूड़ा जो फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था, वो अलग हो गया। और सेडिमेंटेशन जो भारी कंकड़ पत्थर थे, ईंट रोड़े जो भी आपने डाले थे, वो सब नीचे बैठ गए, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन हो गया और सेडिमेंटेशन हो गया। तो ये जो सॉलिड सब सेटल हो गया, उसको हम नाम देंगे प्राइमरी स्लज। क्या नाम देंगे? प्राइमरी स्लज। तो ये ध्यान रखना कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो कूड़ा आपने अलग किया, जो नीचे सेटल हो गया सॉलिड, उसको नाम दिया गया प्राइमरी स्लज, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नबील अहमद, इधर ध्यान दो। अब देखिए, तो आपने मोटा मोटा कूड़ा अलग कर लिया, पॉलीथीन, कागज, पत्थर वत्थर सब अलग हो गए, तो वो प्राइमरी स्लज था। लेकिन जो पानी रह गया, उस पानी को आप क्या कहेंगे? गंदा पानी। उसको कहते हैं एफ्लुएंट। क्या कहेंगे? एफ्लुएंट। तब वो जो एफ्लुएंट है, उसको हम नेक्स्ट चैम्बर में भेज देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चैम्बर में जाकर क्या होगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या होगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, वो बता रहा हूं सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होगा कि जो एफ्लुएंट आया हुआ है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, उसको हम एक बड़े चैम्बर में ले जाते हैं। किस में ले जाएंगे? एक बड़े चैम्बर में, लार्ज एरिएशन टैंक। उस लार्ज एरिएशन टैंक में क्या है? एयर भी आ रही है। एरिएशन टैंक क्यों कहा हमने? क्योंकि उसमें हम कहीं से ना कहीं से पाइप के थ्रू एयर भी सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जो पानी आया है आपका, उसके अंदर क्या है? बहुत सारी डिजॉल्व गंदगी है, ठीक है, सॉल्युबल। तो देखिए जो मोटा मोटा था उसको तो अलग करना आसान था, लेकिन ये जो डिजॉल्व है, जो गंदा पानी है, जो गंदगी उसके अंदर मिक्स हो गई है, उसको अलग करना आसान नहीं है। और देखिए इसका जो जो आपका एफ्लुएंट आया है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, इसका बीओडी बहुत हाई होता है। बीओडी हाई होने का मतलब क्या है? कि इट हैज़ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। और देखिए बीओडी की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो किसी भी पानी का बीओडी जितना ज़्यादा हाई है, इसका मीनिंग वो उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है, इसका मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, और उसका बीओडी उतना ही हाई होगा। और बीओडी को कहा गया है कि इसका मतलब ये है कि 1 लीटर पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं बीओडी। तो जो वाटर अब आया है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, उसमें क्या है? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक मैटर है, ये बात ध्यान रखिए। तो जो हम एरिएशन टैंक के थ्रू ऑक्सीजन पास करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा? सारे ऑर्गेनिक चीज़ें क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। क्या हो गए? ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। और कुछ जो बैक्टीरिया होंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहा हमने? जो बैक्टीरिया होंगे उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई भाई, ऑक्सीजन मिलने से तो उनकी बल्ले बल्ले हो गई, मज़े आ गए। तो विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। तो जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, उसको हम कहते हैं फ्लॉक्स। क्या कहेंगे? फ्लॉक्स। तो मासेस ऑफ बैक्टीरिया, फ्लॉक्स का मतलब हो गया कि बैक्टीरिया और जो फंगस हैं उनके फिलामेंट आपस में मिलकर एक जाल सा बना लेंगे, और उसको क्या कहेंगे हम? फ्लॉक, ठीक है, फ्लॉक कहेंगे। इस बात को ध्यान रखिए आप। तो देखिए हमने क्या किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो एफ्लुएंट था, मतलब जो गंदा पानी था, उसको हमने कहाँ भेज दिया? एरिएशन टैंक में। और एरिएशन टैंक में हमने एयर सप्लाई की, तो जिससे क्या हो? विग्रस ग्रोथ हो गई,
बैक्टीरिया और फंगस की, उसको हमने क्या नाम दिया, फ्लॉक। अब ये जो पानी है इसको हम आगे पास करेंगे सेटलिंग टैंक में, ठीक है, थर्ड चैम्बर आ गया सेटलिंग टैंक। तो सेटलिंग टैंक में क्या होगा कि ये जो आपका फ्लॉक है वो सेटल हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और इस स्लज को हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। क्लियर। एक बात और ध्यान रखिए, जो एक्टिवेटेड स्लज होगा ये सारा का सारा नहीं निकाल देंगे हम आगे, एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट एरिएशन टैंक में दोबारा भेज देंगे जो इनोकुलम का काम करेगा। अब कहेंगे इनोकुलम क्या होता है। देखिए इनोकुलम क्या होता है, जैसे दूध से दही जमाते हैं, तो आपके घरों में आपकी मम्मी दही जमाती होंगी तो वो क्या करती हैं कि भाई थोड़ा सा खट्टा ले आती हैं, मतलब किसी हलवाई से या पड़ोसी से थोड़ा दही ले लिया, तो उस दही में क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो वो जो थोड़ा सा जो खट्टा डाला उसको क्या कहते हैं, इनोकुलम। तो जो एरिएशन टैंक है उसमें थोड़ा सा फ्लॉक, जो जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, वो पड़ा रहना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर उनकी विग्रस ग्रोथ होती रहे और जो भी ऑर्गेनिक मैटर नया आ रहा है, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसका भी फ्लॉक बाहर निकलता रहे। तो देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद पानी कहाँ आया, एरिएशन टैंक में, जहाँ पर क्या हुआ, फ्लॉक बन गया। अब उस फ्लॉक को हमने कहाँ भेजा, सेटलिंग टैंक में, और सेटलिंग टैंक में क्या हुआ, फ्लॉक सेटल हो गया, ठीक है, जिसको हमने एक्टिवेटेड स्लज कहा, राइट। अब पानी को हम कहाँ भेज देंगे आगे, एक एनारोबिक चैम्बर में भेजेंगे। तो वहाँ एनारोबिक चैम्बर में क्या होगा, वो एक स्पेशल चैम्बर है कि उसके अंदर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। So they are known as anaerobic sludge digester, right? तो जब anaerobic respiration होगा तो वो क्या करेंगे, anaerobically digest the bacteria। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं कि ये उस चैम्बर के अंदर जो भी बैक्टीरिया फंजाई प्रेजेंट होंगे और बाकी उनको डाइजेस्ट कर देंगे, सेलुलोज वगैरह जो भी होगा उनको डाइजेस्ट कर देंगे, और वहां बन जाएगी बायोगैस। क्या बन जाएगी, बायोगैस। तो बायोगैस का क्या है, बायोगैस के 3 कंपोनेंट होते हैं, इसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, महक। क्या, महक का मतलब हुआ कि इसके अंदर बायोगैस में मीथेन होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा H2S, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीनों को मिलाकर मैंने एक वर्ड बना दिया महक, M फॉर मीथेन, और हैव H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और कै मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको हम क्या कहेंगे, बायोगैस। तो जो बायोगैस होती है ये बहुत ही इनफ्लेमेबल होती है, और आप जानते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा मतलब आप यूज कर सकते हैं, आप खाना ही बना सकते हैं इस पर, और इससे बिजली बनाई जा सकती है। तो अब प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो पानी है उसको हम अपनी वाटर बॉडीज में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पानी को साफ करके डालेंगे तो हमारी जो वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, या कोई पॉन्ड है, लेक है, वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूट नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। तो जो बायोगैस जनरली बनाई जाती है वो गोबर गैस भी कहते हैं हम उसको, और वो गोबर से ही बनाई जाती है, गोबर आप जानती हैं अच्छी तरीके से, राइट। तो देखिए जो ये रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, काऊ है, बफेलो है, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में रूमेन इनके अंदर एक स्पेशल पार्ट होता है, एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं मिथेनोजन्स। तो मिथेनोजन इट इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, उसका एक एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। तो जो मिथेनोबैक्टीरियम है वो एनारोबिक स्लज, ठीक है, मतलब जो आप देखते हैं जो प्लांट खाते हैं, जो काऊ है, बफेलो है, एनिमल्स हैं, दे आर हर्बीवोरस। तो आप जानते हैं कि वो दे आर ईटिंग प्लांट्स। तो जो प्लांट की सेल वाल है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, तो उस सेलुलोज का ये जो है एक एनारोबिक डाइजेशन करते हैं। तो जब एनारोबिक डाइजेशन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस हो जाती है, बायोगैस, जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं। तो बायोगैस प्लांट आपने देखा भी होगा, और जैसे देखिए बुक में एक फिगर दिया हुआ है, इधर आप देखिए,
ये इधर बायोगैस प्लांट। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए जैसे ये 15-20 फीट गहरा गड्ढा होता है और इसमें एक तरफ गोबर और पानी, मतलब डंग, काऊ डंग, मतलब गोबर हो गया और पानी, उसका एक स्लरी बना के, ठीक है, गारा सा बना के उसको डाला जाता है। फिर यहाँ नीचे आ गया, यहाँ डाइजेस्टर है, इसमें सोचिए बैक्टीरिया हैं, वही मिथेनोबैक्टीरियम। तो उसका डाइजेशन होगा। तो जब डाइजेशन होगा तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? बायोगैस। बायोगैस में क्या होगा? मीथेन होगा, हाइड्रोजन होगा, CO2 होगा, ठीक है, इस तरीके से। और आप समझ गए। और ये जो बायोगैस है ये इधर से निकल आएगी और देखिए जो इसमें गारा है उस गारे को जो है हम अपने खेतों में डाल सकते हैं, वो खाद का काम करेगा। तो ये कितना अच्छा सिस्टम है, आप समझिए। तो बेटा बायोगैस का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल और आपके गांव वगैरह में ये प्लांट मिल जाएंगे। और इंडिया में एक संस्था है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। तो ये सब लोगों को हेल्प करते हैं कि बायोगैस प्लांट कैसे लगा सकते हैं। अच्छा देखिए, ये जो गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट है इसका फ़ायदा कितना है। गांव वगैरह में आप जानते हैं कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर सोचिए उस गोबर का यूज़ ना किया जाए तो इसका यूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ? एक तो आपने गैस बना लिया, उस गैस से आप फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, बिजली बनाई जा सकती है। दूसरा जो गोबर बचा उस गोबर को खेत में डाल के आपने क्या किया? खेत की प्रोडक्शन बढ़ा ली, आपको खाद कम डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, फर्टिलाइज़र कम डालना पड़ेगा। तो आपका जो है फर्टिलाइज़र कम डालेंगे तो खर्चा भी कम होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं फर्टिलाइज़र पॉल्यूशन भी करते हैं। इसके अलावा क्या हुआ कि अगर आपने गोबर साफ़ करके एक जगह गोबर गैस प्लांट में डाल दिया तो गांव के अंदर गंदगी भी कम होगी, राइट। तो इस तरीके से आपने उस गोबर को यूज़ करके कितना सारा मतलब फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज द टेक्नोलॉजी। दैट्स ऑल।